अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी एजेस, मूवमेंट्स, एराज, उनको सीक्वेंस वाइज एक एक करके उनको एलेबोरेट किया जाए, जो कि बिगनर्स हैं, यानी कि वो लोग जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हैं या जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, और वो जानना चाह रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कैसे हुई। तो आज बाकायदा तौर पे पहली एज से शुरू करते हैं। एंग्लो सैक्सन किंगडम, एंग्लो सैक्सन एज सबसे पहली एज है जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है, और ये 449 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की शुरुआत होती है। एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स 3 कबीले थे। जर्मनी से उन्होंने माइग्रेशन की और उन्होंने एक जगह तलाश की अपने रहने के लिए रिवर थेम्स को क्रॉस करके। जब वो उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ पे एक बड़ा कबीला रह रहा था जिसको हम लोग सेल्ट्स कहते हैं। सेल्ट्स फर्दर 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड थे, एक बैरेथन्स के अंदर, दूसरा गैल्स के अंदर। बैरेथन्स जो लोग थे वो लोग डेवलप्ड लोग थे, कुछ समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जबकि जो गैल्स थे वो बिल्कुल ही क्या है कि अनपढ़ गवार किस्म के लोग थे। एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स ने इनके साथ जंग की और जंग के बाद इन्होंने इनके साथ क्या है रहना शुरू कर दिया। सेल्ट्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो दे हैव बिलीव ऑन मैनी गॉड्स, पॉलीथीस्ट थे, बहुत से खुदाओं के ऊपर इनका यकीन था, और ये ढेर सारे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरी जानिब अगर एंग्लो सैक्सन्स की बात की जाए, दे डिडंट हैव बिलीव ऑन एनी गॉड, एथियस्ट थे, किसी भी खुदा पे यकीन नहीं था, किसी भी मज़हब को नहीं मानते थे। दे हैव देयर ओरल लिटरेचर, उनका अपना ज़बानी कलामी अदब था, और वो अपने आबा व अजदाद की जो कहानियाँ थीं वो अपने नए आने वाली जो जनरेशन थी उसको सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी बेवुल्फ है जिसको बाद में पोएम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और ये हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पहली पोएम मानी जाती है, जो कि 3182 लाइंस के ऊपर कंप्राइज करती है। अगर इनके डायलेक्ट्स की बात की जाए तो इनके 2 डायलेक्ट्स थे। मेजर डायलेक्ट जर्मैनिक डायलेक्ट था और टेउटैनिक डायलेक्ट था। जब रहना शुरू किया एंगल सैक्सन्स, ज्यूट्स प्लस सेल्ट्स ने, तो जिस जगह पे ये सारे रहना शुरू हुए उनको एंग्लो सैक्सन किंगडम कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन एंगल्स और सेक्शंस की वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बड़े कबीले थे। एक का काम शिकार वगैरह करना, खुराक वगैरह को देखना, जबकि दूसरे का काम कबीले की सेफ्टी के ऊपर था। फिर वक्त गुजरता गया, 449 ईस्वी से 597 ईस्वी तक इसी तरह ये लोग मिलजुल के रहते रहे, और फिर सेंट अगस्टन की रहनुमाई के अंदर कुछ मिशनरीज यानी कि कुछ तबलीगी जो कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, वो नॉर्थम्ब्रिया से एंग्लो सैक्सन किंगडम की जानिब आए और उन्होंने इनको प्रीच किया कि आप क्रिश्चियनिटी की तरफ लौट आए। तो हुआ क्या, सेंट अगस्टन की ये जो खिदमात थी रंग लाई, और जो एंग्लो सैक्सन किंगडम था वो 650 ईस्वी तक ढेर सारे लोग क्या है कि क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो गए। इसके बाद अगर हम इसके लिटरेरी राइटर्स की बात देखी जाए, जैसे एक लिटरेरी बैकग्राउंड इसका हम लोग देखें तो मज़हब आया तो रूहानियत आई। रूहानियत आने की वजह से इनकी जो शोरा थे वो भी क्या है कि रूहानियत के ऊपर लिखा करते थे। जो मेजर राइटर्स हैं उनके अंदर एल्डिलम, बीट, कैटबर्न आते हैं। एडिलम ने जो पोइट्री कंपोज की है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर की है, वो एक अर्थ पे शब्द था।
और उसने ढेर सारी वर्सेस ऐसी लिखी हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को क्या है कि खुशहाली की तरफ लेकर जाते हैं। अगर बीड की बात की जाए, यंगर कंटेम्प्रेरी था एडिलम का, और वो कहता है कि एडिलम जो था वो मोस्ट लर्नड पर्सन था इन ऑल रिस्पेक्ट, और वो एक रिलीजियस पोएट था। बीड भी एक रिलीजियस पोएट है और वो एडिलम के नक्शे कदम पे चल रहा है। जबकि अगर कैडमन की बात की जाए, उसने भी क्या है कि क्रिश्चियन लिटरेचर को फेवर दी है, और ढेर सारी ऐसी क्या है कि उसके वर्क्स हैं सच एज ओल्ड टेस्टमेंट स्टोरीज, जेनेसिस एंड एक्सोडस, डैनियल एंड जूडा, जो कि हम लोग क्या है कि क्रिश्चियन लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पोइट इस एज का, कैनवुल्फ, और ये भी एक पादरी था 9वीं सदी के अंदर। और ये जो राइटर है इसने भी जो ढेर सारी पोएम्स लिखी हैं वो क्रिश्चियनिटी की फेवर के लिए लिखी हैं। ये उन चंद शोरा में से है जिनको हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के अंदर, जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अगर पायोनियर्स की अगर हम लोग बात करें उनके अंदर आते हैं। और जो 12 बड़े शोरा थे जिनके नाम हमें पता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनमें से जो 4 लोग हैं जिनका काम आज भी हमें मिलता है कहीं ना कहीं, जो सर्वाइव करता है आज तक, उन 4 में से कैनवुल्फ भी एक नाम है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इकट्ठा करने के लिए एक टूल यूज़ किया गया, और वो टूल क्या था, मैनूस्क्रिप्ट्स का था। मैनूस्क्रिप्ट्स कहते किसे हैं? मैनूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है एनी रफ ड्राफ्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि कोई भी शख्स है कुछ लिखता है तो वो रफ अमल कहीं ना कहीं पे लिख देता है, रख देता है। उस रफ अमल को इकट्ठा करने का जो तरीकाकार उसको हम लोग मैनूस्क्रिप्ट्स कलेक्शन कहते हैं। 4 तरीके से मैनूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया गया। जैसे बाइबल की क्या है कि ढेर सारी क्या है कि बुक्स हैं, उनको क्या है कि कलेक्ट किया गया। इसी तरह हदीस की अगर हम लोग बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी हदीस को कलेक्ट किया गया। जैसे ढेर सारे लोगों के कोट्स को कलेक्ट किया जाता है, इसी तरीके मैनूस्क्रिप्ट्स के ज़रिए इंग्लिश लिटरेचर को भी कलेक्ट किया गया। रॉबर्ट कॉटन कलेक्शन एक शख्स का नाम है, उसने जो कलेक्शन की है वो हम रॉबर्ट कॉटन कलेक्शन के अंदर लेते हैं। जूनियस कलेक्शन भी एक शख्स का नाम था, उसने जो कलेक्शन की है मैनूस्क्रिप्ट्स की, हम जूनियस कलेक्शन में लेते हैं। वर्सीली एक जगह का नाम था, उस जगह से जितनी भी कलेक्शन हुई है लिटरेचर की हम लोग वर्सीली बुक्स के अंदर लेते हैं। जबकि लास्ट कैटेगरी एग्जीटर बुक्स है मैनूस्क्रिप्ट्स के अंदर, जो कि मजहबी जो पादरी लोग थे उन्होंने क्या है कि कलेक्ट की। इसके बाद हमारे पास आता है एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट एक बहुत ही जाना माना बादशाह है, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ढेर सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया था जो कि डैनिश इन्वेजन और डेन्स इन्वेजन के अंदर क्या है कि डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। फॉर एग्जांपल ग्रेगरीज पेस्टल केयर, बीड्स एक्लिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लैंड, ओरेशियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बोइथियस डिकॉन्सोलेशन, फिलोसॉफिक, सेंट अगस्टन, सोलिलोकिया। ये वो वर्क्स हैं जिनको क्या है कि ट्रांसलेट किया है एल्फ्रेड द ग्रेट ने। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है एंग्लो सैक्सन एरा के अंदर, वो किंगशिप चेन है कि बादशाह के बाद उसका बेटा, उसका भाई क्या है कि बादशाह बनता है। तो एल्फ्रेड द ग्रेट के बाद एल्फ्रिक बना, एल्फ्रिक के बाद एडवर्ड वन बना। जैसे ही एडवर्ड वन बादशाह बना तो इसके आगे इसका ना कोई बेटा था ना कोई भाई था, तो इसने एक विल कंपोज की कि आफ्टर हिज डेथ हिज कज़न विलियम ऑफ नॉर्मैंडे, नॉर्मैंडे फ्रांस का इलाका, तो उसका जो कज़न है विलियम वो बादशाह बनेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हैरल्ड ऑफ एसेक्स ने बगावत कर दी और सारी की सारी जो हुकूमत थी वो उसने छीन ली। जैसे पता चला विलियम ऑफ नॉर्मैंडे को, वो अपनी आर्मी के साथ आया, ही केम विद हिज आर्मी, और उन्होंने एक जंग की। जंग जिस मकाम पे की उसको हेस्टिंग कहा जाता है, इस वजह से इस जंग को वार ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है, जहाँ पे विलियम ऑफ नॉर्मैंडे और हैरल्ड ऑफ एसेक्स आमने सामने हुए। हैरल्ड ऑफ एसेक्स हारा, विलियम ऑफ नॉर्मैंडे जीता। जैसे ही विलियम ऑफ नॉर्मैंडे 1066 ईस्वी के अंदर वार ऑफ हेस्टिंग जीता है, तो एक नया एरा स्टार्ट होता है जिसको हम लोग एंग्लो नॉर्मन एरा कहते हैं, जो कि हम अगली क्या है कि लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।